हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के रिवीजन के बारे में। इससे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम, मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन और गैस स्टेट का रिवीजन कर चुके हैं। 12th के फिजिकल पे आ गए हैं लिक्विड सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फिर सॉलिड्स। धीरे धीरे चारों चैप्टर का रिवीजन 25 तारीख से पहले कर लेंगे। इस वीडियो के बाद यार एक वीडियो और आएगा जो कल की डेट में आ रहा होगा, है ना। उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि आखिरी के 15 दिन क्या क्या नहीं करना, वो ज़रूर देख लेना यार। तुम्हारे लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। तुम लोगों ने कहा था बनाना, उसे ज़्यादातर लोगों तक पहुँचा जिससे लोगों का भला हो सके। लोगों को टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही होगी, उसका सोल्यूशन बताया है। क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, ये भी बताया उसमें। ठीक है, चलो अभी अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए लिक्विड सोल्यूशन का रिवीजन करते हैं थोड़ा तेज़ी से। लिक्विड सोल्यूशन में सोल्यूशंस की बात होती है। सोल्यूशन कैसे होते हैं? सोल्यूशन इज डिफाइंड एज a homogeneous mixture of two or more substances having uniform properties throughout। तो सोल्यूशन कैसे हो सकते हैं? सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट कौन सा होता है? विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। इन केस ऑफ एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन के केस में क्या होता है? वाटर इज टेकन एज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट बिकॉज ऑफ हिज हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाटर का ज़्यादा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? वाटर को एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेते हैं। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट का है। तो if only two components are present in a solution then it is called binary solution। अगर 3 कंपोनेंट होंगे तो उसे हम कहेंगे टर्नरी सोल्यूशन, और 4 कंपोनेंट होंगे तो कहेंगे क्वार्टनरी सोल्यूशन। अगर हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट फेज कहें तो ये 9 तरह के हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 9 टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? 9 टाइप्स के हो सकते हैं। वो 9 टाइप्स कौन कौन सी हैं? जैसे गैसेस सोल्यूशन की बात करें, गैस इन गैस, इसका एग्जाम्पल क्या है? एयर क्या है? एयर मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस है। ठीक। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस जैसे वाटर इन एयर ले लेते हैं। ठीक। जो पीछे लिखा हुआ है वो सॉल्वेंट फेज है ना। ब्रोमीन इन क्लोरीन, एसिटिक एसिड इन नाइट्रोजन। सॉलिड इन गैस ले लें जैसे नेफ्थलीन इन मीथेन। ठीक। आयोडीन इन एयर, कैम्फर इन एयर। ठीक। फिर गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल ले लें, CO2 एंड HCl इन वाटर और HCl इन बेंजीन। लिक्विड इन लिक्विड का अल्कोहल इन वाटर, CH2 इन CCl4। ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड का शुगर इन वाटर सबसे कॉमन है। गैस इन सॉलिड का मतलब हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम जो है H2PT हम लोग लिखते हैं। लिक्विड इन सॉलिड का मतलब मरकरी इन थैलियम जो अमलगम्स बनाते हैं हम लोग। और सॉलिड इन सॉलिड का मतलब जैसे कि हम एलॉय बनाते हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल्स हैं, ये हमारे कोलाइडल सोल्यूशन वाले एक चैप्टर में भी हमें काम आएंगे। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर solubility at a particular temperature is the maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature is called its solubility। ठीक। तो solubility किस पे डिपेंड करती है? टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी कर लें तो सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? कि जिसमें फर्दर सोल्यूट को ऐड किया जा सके। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? जिनमें सोल्यूट को फर्दर ऐड किया ना जा सके। और सुपर सैचुरेटेड वो है जिन्हें हायर टेम्परेचर, इवन एलिवेटेड टेम्परेचर पे भी हम फर्दर सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, उन्हें हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूट्स। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। नेचर ऑफ सोल्यूट पे कैसे डिपेंड करेगा? तो हम इसे लिखेंगे, नेचर ऑफ सोल्यूट पे क्या होगा? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्या होगा? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हें दोस्त मिल जाएंगे अपने आप, कहने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। मतलब पोलर चीज़ पोलर में डिजॉल्व होगी और नॉन पोलर चीज़ नॉन पोलर में डिजॉल्व होगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करेंगे? इस पे भी लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कि जो पोलर सॉल्वेंट है वो पोलर चीज़ को डिजॉल्व करेगा, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर चीज़ को डिजॉल्व करेगा। टेम्परेचर की अगर बात करें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैसेज की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती जाती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन जनरल कम होती है। शर्त यह है कि गैस वाटर से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसी वजह से एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है कोल्ड वाटर में। हॉट वाटर में सर्वाइव मछलियाँ नहीं कर पाती, क्योंकि मछलियों के लिए जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो कोल्ड वाटर में तो ज़्यादा होगा, लेकिन हॉट वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम हो जाएगा। इसलिए नहीं कि मछलियाँ उबल जाएंगी, इसलिए नहीं पानी में रहती। हॉट वाटर रिसोर्सेज में एक्वेटिक लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती, जबकि कोल्ड वाटर रिसोर्सेज में एक्वेटिक लाइफ आराम से मजे में रहती, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स इन जनरल क्या करती है? इंक्रीज करती है।
अब बात करते हैं प्रेशर की, और यहां से लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर शुरू होता है। ठीक, कहते फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द एक्सटर्नल प्रेशर हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड की सॉलिबिलिटी पे एक्सटर्नल प्रेशर का एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इज ग्रेटली अफेक्टेड बाई प्रेशर ऑफ द गैस। गैस की सॉलिबिलिटी प्रेशर पे डिपेंड करती है। जैसे तुम जो सोडा वाटर पीते हो या कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसमें गैस इंसर्ट की जाती है, प्रेशर लगा के डाली जाती है। इसे पहली बार हेनरी ने 1806 में स्टडी किया। उसने क्या बताया, द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व्ड per unit volume of a solvent is proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution at constant temperature। तो जो m था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया p के, where m is the mass of the gas and k is the proportionality constant that depends upon the nature of the gas and temperature, p is pressure। लेकिन इस स्टेटमेंट को हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तुमने देखा होगा कि इस फॉर्मूले को हम हेनरी लॉ में यूज़ नहीं करते हैं। एनसीईआरटी में दोनों लिखे हुए हैं, इसलिए मैं दोनों बताता हूँ। मोस्ट कॉमनली यूज स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P is proportional to the mole fraction of the gas in the solution, is proportional to the mole fraction of the gas in the solution। यानी कि P जो है वो प्रोपोर्शनल है x के, where P is partial pressure and x या काय जो भी कुछ कह लो मोल फ्रैक्शन है ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। और जो KH आया यहाँ पे, KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। तो P की वैल्यू हम लिख सकते हैं KH इंटू NV अपॉन NA प्लस NV। और फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे लिख दी, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होगा, NB इज वेरी लेस देन NA होगा, तो हम NB को NA के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हैं। अब KH की वैल्यू किस बात पे डिपेंड करती है, KH की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पे। KH की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ द गैस पे। KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, फॉर्मूले में देखो, अगर KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, अगर एक फिक्स प्रेशर ले तो x को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर, लोअर विल बी द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। और इसका अगर हम ग्राफ बनाएं पार्शियल प्रेशर वर्सेस x का, तो tan थीटा जो होगा वो KH के बराबर आ जाएगा। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन आएगी, लेकिन एक्स्ट्रापोलेट करनी पड़ेगी क्योंकि मोल फ्रैक्शन जीरो नहीं कर सकते। लिमिटेशंस क्या है हेनरी लॉ की, सरल चैप्टर है, इसका सवाल लगाना बनता ही है पेपर में हमेशा, ठीक है ना, और आता भी है, जरूर आएगा सवाल, लिख के दे रहा हूँ, जरूर आएगा जरूर आएगा जरूर आएगा। ये क्लिप मैं चला दूंगा, ध्यान रखना, एडवांस में अगर सवाल आया तुमने नहीं लगा पाया, मैंने 20 बार बोलूंगा कि जरूर आएगा, लिक्विड सोल्यूशन का सवाल जरूर आएगा, जरूर आएगा। ठीक, लिक्विड सोल्यूशन का सवाल जरूर होगा पेपर में, ध्यान से करना। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ क्या है, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ में हम कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस शुड नॉट बी टू हाई। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो फिर वो सॉलिबिलिटी पे डिपेंड नहीं हो जाएगा। जबरदस्ती की बात होगी, जैसे बहुत जबरदस्ती प्रेशर लगा के पढ़ा दिया जाए तो दिक्कतें होंगी। टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो गैस की सॉलिबिलिटी अननेसेसरी बहुत बढ़ जाएगी, फिर हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। गैस को एसोसिएट नहीं करना चाहिए और डिसोसिएट नहीं करना चाहिए सोल्यूशन में, एंड इट शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल एंड शुड नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन इन द सोल्यूशन। मतलब गैस को आइडियली बिहेव करना है, ना तो एसोसिएट करना है, ना डिसोसिएट करना है, ना उसे किसी केमिकल रिएक्शन में पड़ना है। जैसे O2 वाटर में डिजॉल्व होगी तो हेनरी लॉ लग जाएगा, लेकिन अमोनिया वाटर में डिजॉल्व होने पे हेनरी लॉ नहीं लगेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, हेनरी लॉ इज नॉट ओबेड। जो क्रॉस का मतलब है, यहाँ पे क्या मतलब है, हेनरीज लॉ ओबेड और हेनरीज लॉ नॉट ओबेड। ठीक, तुम तो सब जगह लगा रहे थे आज से पहले, तुमने ये बात ध्यान ही नहीं दी कि कहाँ पे ओबे करना चाहिए कहाँ पे नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। ठीक, अब जब गैस आइडियली बिहेव कर रही है, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर गैस आइडियली बिहेव कर रही है तो क्या होगा, तो ना तो गैस मतलब किसी से एसोसिएट करेगी ना डिसोसिएट करेगी, यानी कि हर गैस अपना इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर लेके घूम रही होगी। तो हर गैस पे हम इंडिविजुअली हेनरीज लॉ लगा सकते हैं, किसी को भी तंग करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यही लिखा है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अ सॉल्वेंट, ईच कंपोनेंट विल dissolve in proportion to its own pressure, we can apply Henry's law to each gas independent of the presence of other gas। ठीक, अब एक सवाल है, ये हेनरी लॉ पे छोटे छोटे सवाल बनते हैं। एक सवाल ले लिया मैंने, एक सवाल कर लेते हैं। क्या कर रहा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन गैस इन वाटर इज 5.34 into 10⁻⁷ torr। Calculate the solubility of the gas in water at 25 degrees centigrade if its partial pressure over the solution is 760 torr। Assume that the density of solution is same as density of solvent। तो अगर ये कह रहा है
कि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज सेम एज डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ये बात ध्यान से पकड़ लेनी है हम लोगों को। तो हम ये कह सकते हैं कि Na प्लस जो NH2 होगा, Na क्या, NH2 लिख लें, प्लस NH2O इज ऑलमोस्ट इक्वल टू N ऑफ H2O होगा, ठीक। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालें, दैट विल बी NH2 अपॉन NH2 प्लस NH2O, दैट विल बी इक्वल टू NH2 अपॉन NH2O। और नंबर ऑफ मोल्स अगर हम वाटर के 1 लीटर में देख लें, 1 लीटर में अगर हम देख लें तो मोल कितने आते हैं, NH2O कितना होता है, 1000/18, 1 लीटर में देख ले रहे हो तो 55.55 हो गया, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अच्छा ठीक, तो पार्शियल प्रेशर हमें दिया, हेनरीज ऑफ कांस्टेंट दिया और पार्शियल प्रेशर दिया। पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा, दोनों चीजें टॉर में दे रखी हैं, तो 760 इज इक्वल टू KH की वैल्यू दे रखी है 5.34 इंटू 10⁻⁷, 5.34 इंटू 10⁻⁷, और ये हो गया N ऑफ H2 डिवाइडेड बाय N ऑफ H2O। N ऑफ H2O की वैल्यू है 760 इज इक्वल टू हो जाएगा 5.34। भाई समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बताते जाना। N ऑफ H2 हो गया डिवाइडेड बाय आ गया 55.55। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम ये बात कह सकते हैं, तो यहाँ से N ऑफ H2 आ गया, N ऑफ H2 निकालोगे तो 760 इंटू 55.55 डिवाइडेड बाय 5.34 इंटू 10⁻⁷, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर आ गई। तो ये सॉल्युबिलिटी निकला ही 1 लीटर में ही निकाल रहे थे, क्यों, क्योंकि हमने वाटर का जो मोल्स ले लिए थे वो 1 लीटर में ही ले लिए थे 18। तो इस तरह से हमने सिंपल इसकी सॉल्युबिलिटी निकाल दी। और देखो वाटर के मोल से 55.55 और हाइड्रोजन के कितने हैं 8 इंटू 10⁻⁻4, तो ठीक ही रहा, निगलेक्ट कर दिया हम लोगों ने, बिल्कुल ठीक बात रही। चलो भाई अगला सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क, एक मैंने लगा दिया, एक तुम लगाओगे, है ना। हेनरीज ऑफ कांस्टेंट फॉर O2 एंड N2 आर गिवन है तुम्हें। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 टू N2 डिसॉल्व इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और एयर में 80:20 का रेशियो है, इसे निकाल के रखना। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि जो XO2 बाय X ऑफ N2 आएगा वो 0.49 आएगा, ठीक है, 0.49 आएगा, इसे निकाल के रखना, अपने आप सॉल्व करना, ये आंसर है इसका, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हेनरी लॉ की, बात खत्म करते हैं और बात करते हैं इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स की, ठीक है। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड क्या होता है कि एवरेज एनर्जी जो होती है किसी भी पार्टिकल की लिक्विड के सरफेस पे, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। भाई हम हीट कर रहे हैं, सोल्यूशन को नीचे से हीट कर रहे हैं, तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, जो नीचे वाला गर्म मॉलिक्यूल था वो दौड़ के कहाँ चला गया, ऊपर, और ठंडे वाला ऊपर कहाँ जाता है, नीचे। ये प्रोसेस ऐसे राउंड राउंड चलती रहती है कि गर्म वाला नीचे से भाग के ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आ जाएगा ठंडे वाला, फिर ऐसे जाएगा, फिर एक टाइम होगा कि यूनिफॉर्मिटी डेवलप होगी और फिर फर्दर आगे रिएक्शन होगी। सो सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, some of the more energetic particles on the surface of the liquid can be moving fast enough to escape from the attractive forces holding the liquid together। तो वो क्या करेंगे, लिक्विड के सरफेस को तोड़ के चले जाएंगे। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है, सरफेस मतलब पानी का इवेपोरेशन सरफेस से होता है, नीचे से नहीं होता। सरफेस फिनोमेना है, बल्क फिनोमेना नहीं है, इसीलिए वो हाई टेम्परेचर पे होता है, उसे गर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे नदियों का इवेपोरेशन, तालाबों का इवेपोरेशन, नालों का इवेपोरेशन, सबका हो रहा है ना, वहाँ कोई पानी खींच थोड़ी रहा कि सब खींच लिया, किसी ने पी लिया पानी, ना, वो तो इवेपोरेट हो रहा है धीरे धीरे, हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। सर्दियों में भी होता है, गर्मियों में भी होता है, सब टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक। अब बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग टेम्परेचर, और वो कैसा है, बल्क फिनोमेना है। बॉइलिंग जो होती है वो बल्क में होती है, बल्क फिनोमेना है, जबकि इवेपोरेशन जो है वो कैसा है, सरफेस फिनोमेना है। आगे बात करते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर is the pressure exerted by the vapors when there exists an equilibrium between the liquid phase and vapor phase। liquid phase और vapor phase के बीच में जब equilibrium होता है तो हम उसे कहते हैं क्या, वेपर प्रेशर कहते हैं। मतलब जब equilibrium liquid phase और vapor phase के बीच में equilibrium एस्टेब्लिश हो जाता है, तो उस टाइम पे वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। और रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा, तो हम कहेंगे कि क्या आ गया, हमारा फिक्स आ गया, क्या, इक्विलिब्रियम आ गया। अब बात आती है राउल्ट लॉ की।
तो राउल्ट लॉ क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, ध्यान रखना बात किसकी हो रही है, मजेदार, पहले से अंडरलाइन कर रखा है वोलेटाइल कंपोनेंट की, अब नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट नहीं ले रहा है, कह रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन एट एनी टेम्परेचर is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by the mole fraction of that component in the solution। ये बहुत बड़ा सा लिखा है, याद करने में दिक्कत है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन है जिसमें A और B है, A के नंबर ऑफ मोल्स Na और इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb है। तो XA की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Na अपॉन Na प्लस Nb। मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, अपना मोल अपॉन सबका मोल, तो XB हो गया Nb अपॉन Na प्लस Nb। XA प्लस XB की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो PA किसके बराबर हो जाएगा, XA PA नॉट के बराबर, और PB किसके बराबर हो जाएगा, XP PB नॉट। तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर ले लेंगे, वेपर प्रेशर ले लेंगे, ठीक। तो PA नॉट और PB नॉट क्या है, आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, मतलब प्योर सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमने लिया, ठीक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, आइडियली बिहेव करेंगे, तो हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज कर सकते हैं। तो PT इज इक्वल टू हो जाएगा PA प्लस PB, तो PT की वैल्यू आ गई XA PA नॉट प्लस XP PB नॉट। तो XA PA नॉट हो गया 1 माइनस XA PA नॉट लिख दिया, PB लिख दिया। तो PT का फॉर्मूला कभी भी रटेंगे नहीं, हर बार डिराइव भी कर लेंगे, ये वाला याद रखेंगे, रटना नहीं है। कितने लोगों ने रटा तो बताना जरा वही कमेंट करके कि सर हम तो रट के बैठे थे जीवन भर से, रटना मत, रटने से गलत हो जाता आंसर। अब राउल्ट लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है, राउल्ट लॉ केवल आइडियल सॉल्यूशंस पे ही एप्लीकेबल होता है, बाकी कहीं एप्लीकेबल नहीं होता। राउल्ट लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है, केवल और केवल आइडियल सॉल्यूशंस पे। तो इससे आइडियल सॉल्यूशंस को डेफिनेशन मिल जाती है। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन कौन फॉलो करते हैं, आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैस की डेफिनेशन क्या है कि दोज गैसेस विच फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। वैसे ही आइडियल सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इज सेड टू बी आइडियल इफ इट ओबेज राउल्ट लॉ एग्जैक्टली एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर्स। जो सारे टेम्परेचर और सारे कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्ट लॉ फॉलो करे, हम उसे क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। आइडियल सॉल्यूशन मॉलिक्यूलर लेवल पे समझना हो तो हम क्या कहेंगे कि मान लिया हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमारे पास 2 तरह के कंपोनेंट है, एक Na और एक Nb है। बाइनरी सॉल्यूशन है, तो टाइप्स ऑफ फोर्स कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे होंगे बताओ भाई, AA टाइप के होंगे, BB टाइप के होंगे और AB टाइप के फोर्स होंगे। जब सेम चीजों के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है तो उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। जब सेम चीजों के बीच में फोर्स होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। जब अलग अलग चीजों के बीच में फोर्स लगता है तो हम उसे एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। इसीलिए AA को हमने क्या कहा, कोहेसिव, BB को कहा कोहेसिव और AB को कह दिया एडहेसिव फोर्सेस। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होता है कि एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस दोनों इक्वल हो जाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमें सीधे सीधे IIT में पूछ रखे हैं, मेंस में भी और एडवांस में भी। अभी तो फिलहाल एडवांस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो N-हेक्सेन, N-हेप्टेन हो गया, N-ब्यूटाइल क्लोराइड, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, बेंजीन टोलुइन हो गया, CCl4 SiCl4 हो गया, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन हो गया, ठीक। अब राउल्ट लॉ की बात कर रहे हैं। राउल्ट लॉ क्या है, देखो राउल्ट लॉ PA इज इक्वल टू XA PA नॉट हो गया। अगर ध्यान से देखो हेनरी लॉ को तो KH की जगह क्या PA नॉट रख दिया है। तो राउल्ट लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर गैस का KH PA नॉट के बराबर हो जाएगा तो वो राउल्ट लॉ बन जाएगा, ठीक। तो ये स्ट्रेट लाइन से दोनों जोड़ दिए। अब इन दोनों ग्राफ को क्या किया, हमने मिला के बना दिया। अब यहाँ से थोड़ी सी काम की बात शुरू हो गई, जरा ध्यान से देखना। इन दोनों ग्राफ को मिला के बना दिया तो ये देखना, ये पॉइंटर देखना, ये वाली लाइन दिख रही है, ये XB PB नॉट की है और ये XA PA नॉट की है। दो ग्राफ, एक हमने ग्राफ ऐसा बनाया, एक ग्राफ ऐसा बनाया, एक यहाँ ओरिजिन से एक यहाँ ओरिजिन से, ऐसे करके बनी हुई है। और PT की ये टोटल लाइन 2 पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन तुम जानते हो, तुम लोग मैथ्स वाले हो, बायो वाले तो नहीं हो। बायो वाले भी समझते हैं इस बात को, तुम तो जल्दी समझ जाओगे, मेरी उम्मीद है। तो मोल फ्रैक्शन हो गया XA और यहाँ पे हो गया XB0, यहाँ पे XB1 हो गया, तो XA 0 हो गया। जब XA 0 है तो उसे हम PB नॉट कहेंगे और जब XB 0 है तो यहाँ पे हम PA नॉट कहेंगे। अब A और B में कौन ज़्यादा वोलेटाइल है, A और B में कौन ज़्यादा वोलेटाइल है बताओ भाई, A और B में कौन ज़्यादा वोलेटाइल है, इसका कमेंट करो आंसर, ठीक। अब अगर हमने एक लाइन बना दी, ये लाइन हमने ड्रॉ करी, अब हमसे पूछा जाए कि AD किसके बराबर होगा। फॉर द लाइन ड्रॉ AD विल बी इक्वल टू व्हाट। तो AD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AD रिप्रेजेंट कर रहा है, AD रिप्रेजेंट्स
द प्रेशर एट दिस कंपोजिशन पर्टिकुलर कर रहा। तो देखो क्या लिखा है, एडी रिप्रेजेंट द टोटल प्रेशर एट अ गिवन कंपोजिशन। तो पीटी है, एडी किसके बराबर होगा, एक्स ए पी ए नॉट और एक्स बी पी बी नॉट। तो एक्स ए पी ए नॉट की लाइन कौन सी है देखना जरा, एक्स ए पी ए नॉट की लाइन है सी डी, ये एक्स ए पी ए नॉट के लिए, और बी डी जो है वो एक्स बी पी बी नॉट के बराबर है। ये सवाल ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं, तो उन्हें लगता है कि ए बी ए डी को लिखना है तो ए बी प्लस बी डी लिख दें तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आंसर क्या आएगा, सी डी प्लस बी डी के बराबर आ जाएगा। ठीक, ये एडवांस में पूछा जाता है, ग्राफ का बड़ा शानदार सवाल है ये। ठीक, अब लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ क्या है, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ क्या है कि राउल्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, इट इज वैलिड इफ it is not valid if the solution associate or dissociate or undergo any chemical reaction with the solvent, तब भी ये राउल्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एक तो वो थे जो राउल्ट लॉ फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसे आइडियल गैस कोई नहीं होती वैसे कोई सोल्यूशन आइडियल भी नहीं होता मान लेते हैं, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। जब नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा तो दो तरह का होगा, कौन सा, सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन और सोल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। यही तो हम लोग कर रहे थे, कंप्रेसिबिलिटी निकाल लेते, z ग्रेटर देन 1 कर रहे थे, z लेस देन 1 कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होगा, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरा ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोगों ने सब पढ़ रखा है मैं जानता हूँ, ठीक, फिर भी मेरा काम है रिवाइज कराना तो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक, इट शुड फॉलो राउल्ट लॉ फॉर ऑल कंपोजिशन। कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए आइडियल सोल्यूशन के लिए। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो का मतलब क्या है कि कोई भी हीट जनरेट या लॉस्ट नहीं होनी चाहिए व्हेन वी आर मिक्सिंग टू आइडियल सॉल्यूशंस। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, यानी कि सोल्यूट और सोल्यूशन का वॉल्यूम कैसा हो, सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के सम के बराबर होना चाहिए। और डेल्टा जी हमेशा लेस देन जीरो होगा तभी मिक्सिंग होगी बिकॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, रैंडमनेस हमेशा इंक्रीज करेगी क्योंकि हमने दो अलग अलग पार्टिकल को मिला दिया है। आई थिंक आई एम क्वाइट क्लियर इन दिस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होंगे, विच डू नॉट फॉलो राउल्ट लॉ, जिनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो नॉट इक्वल टू जीरो होगा और डेल्टा वी मिक्सिंग भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है वो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से ज़्यादा आ जाएगा। अब अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा होगा, इस बारे में डिस्कशन करना पड़े तो क्या करेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर में जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो उनमें आपस में रिपल्शन होगा, तो दौड़ के ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर चले जाएंगे तो उनका वेपर प्रेशर जरूरत से ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। ठीक, वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, उनके कोहेसिव फोर्सेस का जो मजबूत है एडहेसिव फोर्सेस है, तो उनमें एडेशन बिल्कुल नहीं, तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे और एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो सब कुछ ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग। लेकिन डेल्टा जी मिक्सिंग कैसा होगा, लेस देन जीरो होगा, ध्यान रखना, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और कोहेसिव फोर्सेस कैसे होंगे, एडहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा होंगे। और क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है इसलिए वॉल्यूम पॉइंट कम आएगा। इसे वॉल्यूम पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तब बात कर लेंगे। अब अगर इसे ध्यान से देखो, इसके एग्जाम्पल्स ये बताना कि तुम में से कितने लोग इन्हें समझ पाते थे आज से पहले कि रट रहे थे। बेंजीन और टॉलुइन, बेंजीन और इथाइल अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथाइल अल्कोहल में क्या होगी, इसमें होगी एच बॉन्डिंग, और ये नॉन पोलर। तो एच बॉन्डिंग वाला एच बॉन्डिंग से बात करेगा, नॉन पोलर वाला से क्यों बात करेगा। ऐसे क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल में, इथेनॉल में क्या होगी एच बॉन्डिंग। बेंजीन और एसीटोन में, एसीटोन में पोलर है, ये नॉन पोलर है। देख रहे हो डिफरेंस। इसी तरह से वाटर और मेथनॉल में, वाटर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, मेथनॉल कम कर पाएगा, ये नॉन पोलर है। तुम ये देखो ध्यान से डिफरेंस, और ये पोलर है। फिर CCl4 और बेंजीन, CCl4 और टॉलुइन, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। ठीक, बेंजीन स्टैक कर सकती है आपस में। ठीक, अब नेगेटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन कैसे होंगे, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा, अब सब उल्टा करते हैं। और डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो, लेकिन डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा और डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा। एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा आएगा, किससे, थ्योरेटिकल वाले से। और कोहेसिव फोर्सेस कमजोर होंगे, किससे, एडहेसिव फोर्सेस से। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में दोनों पोलर है, तो दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ईथर और क्लोरोफॉर्म में भी सेम, वाटर और HCl में भी एसिडिक एसिड और पेरिडीन है तो एसिड बेस ही कर लेंगे। एसीटोन और एनिलीन ये भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाया तो हमने जो डॉट वाली लाइन है वो क्या बता रही है,
डॉट वाली लाइन क्या बता रही है, राउल्ट लॉ को बता रही है, और जो ऊपर वाली ये लाइन बची ये पॉजिटिव डेविएशन बता रही है। अगर सोल्यूशन का एक कंपोनेंट पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो सबको पॉजिटिव ही शो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंपोनेंट पॉजिटिव डेविएशन शो करे और दूसरा कंपोनेंट निगेटिव डेविएशन शो करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो हर कोई नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा होगा, सिंपल बात है, राउल्ट लॉ से नीचे की तरफ आएगा सब कुछ। तो ये बात मैंने लिख दी है क्या कि इफ वन कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन देन ऑल अदर कंपोनेंट हैव टू शो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। कोई सा भी शो कर रहा हो वो करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। हुआ क्या कि हमने एक सोल्यूशन लिया, इसमें से कुछ पार्टिकल वेपराइज होकर ऊपर चले गए, तो हमें इन वेपर्स का कंपोजिशन बताना है कि वेपर्स का कंपोजिशन क्या है। तो हमने मान लिया कि इनका जो PA नॉट और PB नॉट है, इनका वेपर प्रेशर प्योर का कंपोनेंट का, और XP मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज है, और YA और YB या मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक, तो P टोटल की वैल्यू हमें पता है कि P टोटल किसके बराबर होगा, XA नॉट प्लस XB PB नॉट के बराबर। अगर हम डाल्टन्स ऑफ पार्शियल प्रेशर से लिख दें तो PA किसके बराबर होना चाहिए, YA PT के बराबर, और PB किसके बराबर होना चाहिए, YB PT के बराबर। तो यहाँ से YA की वैल्यू निकाल ली, कितनी हो गई, PA अपॉन, यहाँ से लिखी PA अपॉन PT, तो PA की वैल्यू लिख दी XA नॉट अपॉन XA नॉट प्लस XB PB नॉट, और XB PB नॉट डिवाइड बाई XA नॉट प्लस XB PB नॉट। इससे हम दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और इससे डिस्टिलेशन के सवालों में काफ़ी मदद मिलती है। अब बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है, कॉलिगेटिव का मतलब होता है कलेक्शन यानी नंबर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड इंटायरली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन नोन वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉल्वेंट एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। जो नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहे हैं। सोल्यूट कैसा लेना है, सोल्यूट इनवेरिएबली नॉन वॉलेटाइल लेना है। सोल्यूशंस को हम लोगों को डाइल्यूट सोल्यूशन लेना है। तो ऐसी प्रॉपर्टी कितनी है, 4 प्रॉपर्टी होती हैं। कौन कौन सी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले बात करते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो अगर ये समझ में आ गई तो बाकी कहानी आराम से आगे इसकी समझ में आ जाएगी। देखो ये चैप्टर मतलब मेरे को पढ़ाने में 2 ही क्लास लगती है, ऑफलाइन में भी, है ना। तो ऐसा नहीं तो मैं बहुत तेज पढ़ा रहा है, इतना ही ड्यूरेशन इसे देना चाहिए था। अगर एग्री करते हो तो एक बार तो कम से कम हाँ बोलो कि सर एग्री करते, इतना ही टाइम इस चैप्टर के लिए वर्दी था। सवाल इसके ज़रूर लगाने चाहिए और इसके PYQs लगा लो। जो डाउट है मेरे को टेलीग्राम पे भेज दो, मैं कोई दोस्तों आपस में बता दो, नहीं तो मैं लगा के भेजूंगा, ठीक है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ऊपर वाला गैस पार्टिकल था, वो लिक्विड का पार्टिकल था, उसे कहाँ जाना था, ऊपर जाना था। जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो हो सकता है वो इसी पे गिर गया, वैसे खींच के नीचे ले जा सकता है। तो क्या होगा कि जो सरफेस पे पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी अब कम होगी और सरफेस टेंशन की वजह से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अब सरफेस पे आ गया, तो उससे क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हम राउल्ट लॉ से लिखेंगे क्या, XA नॉट, PA इज इक्वल टू XA नॉट। हमने PA नॉट को क्या किया, दोनों तरफ से माइनस कर दिया, माइनस ऑफ पहले माइनस का मल्टीप्लाई किया और PA नॉट माइनस कर दिया। तो PA नॉट माइनस PA, इससे 1 माइनस XA लिख दिया, 1 माइनस XA लिखा तो ये XB के बराबर हो गया। तो ये क्या आ गई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये XA PA नॉट के बराबर हो गई। अब अगर हम इसे फॉर्मूले की तरह लिखना चाहें तो PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट क्या हो गई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गई, रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू PA नॉट। ठीक, तो XA की वैल्यू रख दी हमने NB अपॉन NA प्लस NB फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, NA इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NB, तो हम इसे NB अपॉन NA लेंगे। लेकिन ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, इससे JEE एडवांस का सवाल नहीं लगाना है। एग्जैक्ट क्या है, PA नॉट माइनस P अपॉन PA इज इक्वल टू NB अपॉन NA, ये एग्जैक्ट है। इसे मैंने ड्राइव भी किया है, तुम अगर देखना चाहो तो NB अपॉन NA था, इसे हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, ऊपर नीचे कर लिया दोनों को, तो PA नॉट ऊपर चला गया और ये नंबर नीचे आ गया, ठीक। इसमें हमने डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, ये 1 प्लस NA अपॉन NB हो गया। 1 को इधर ले आए, हिंदी में कहते हैं पक्षांतर करके, कितने लोगों ने ये शब्द सुना था, बताना जरा, पक्षांतर करके, ट्रांसफर करके 1 को इधर ले आए, सॉल्व किया तो PA अपॉन PA नॉट माइनस PA अपॉन NA अपॉन NB आ गया, फिर से रेसिप्रोकेट कर दिया, तो ये एग्जैक्ट हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है टू बी यूज्ड इन JEE, ठीक। अब हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई, वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोअर हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया हमारा, लोअर हो गया।
तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा इस बात का? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इट इज कॉल्ड बॉइलिंग। व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग हुई है। अब होता क्या है, जब पहाड़ों पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है कम। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से पानी जल्दी उबलने लगता है, इसीलिए मैगी देर में बनती है, इसीलिए कुकर्स की इन्वेंशन की गई। ये बात पता थी तुमने? बचपन सुना होगा पहाड़ों पे चावल देर में पकता है, इसलिए कुकर का इन्वेंशन इसीलिए हुआ कि हमें कहीं रिमोट लोकेशन पे कहीं ऊपर जाके हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, इसीलिए कुकर में चावल जल्दी बनते हैं या मैगी जल्दी बनेगी रादर देन एक पैन में। ठीक, व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर लोअर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज हुआ नहीं, तो अब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम तक ले जाने में ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक, तो टीबी को हमने लिख दिया, टीबी नॉट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलैलिटी की, और मोलैलिटी इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट चीज़ है। क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट चीज़ है। विद इन डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉलिड ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहती है। तो डेल्टा टीबी क्या होगा? केबी इंटू एम। केबी क्या है? केबी इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड, और इसे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। केबी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आर इंटू टी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। एलवी क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, और एलवी की वैल्यू इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मास कर देंगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगी। तो हम इसे एच अपॉन एम भी लिख सकते हैं। तो केबी की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर टी बी नॉट स्क्वायर इंटू एम अपॉन 1000 इंटू एच वी। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? सॉल्यूट या सॉल्यूशन का? सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा। तो इसके बीच का टेम्परेचर है उसी को हम क्या कर रहे हैं? डेल्टा टी बी कह रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा? एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड फेज सच दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज आर इक्वल। अब हमने क्या किया कि लिक्विड पे हमने डाला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर हो गया कम, तो रिएक्शन किधर चलने लगेगी? सॉलिड से लिक्विड की तरफ चलने लगेगी। बात समझना, ये मुश्किल बात है कि जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो लिक्विड का वेपर प्रेशर हो गया कम। अब लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हुआ तो सॉलिड से लिक्विड की तरफ रिएक्शन चलेगी भाई, फॉरवर्ड चलने लगेगी। जब फॉरवर्ड चल रही होगी तो हमें सॉलिड बचाए रखना है, तो हमें टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। ठीक, तो उससे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? लोअर हो जाता है। तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द लिक्विड द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड टू द सॉलिड डिक्रीजेस, वेयर एज द सॉलिड टू लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू टी एफ नॉट माइनस टी एफ लिख देंगे, इज प्रोपोर्शनल टू एम हो जाएगा। तो डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल एम आ जाएगा। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू के एफ इंटू एम हो जाएगी, वेयर के एफ इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और एक क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और एम क्या है? मोलैलिटी है। के एफ की वैल्यू आर टी एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ है। एल एफ इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एल एफ की वैल्यू डेल्टा एच एफ अपॉन एम होगी, तो फिर से रख देंगे, और इसका ये ग्राफ है। प्योर सॉल्वेंट का ऊपर से बनेगा और सोल्यूशन के आते ही क्या होगा? डिप कर जाएगा, और वेपर प्रेशर सडनली बहुत कम होता है, इसलिए ग्राफ का स्लोप भी चेंज हो रहा है। ठीक, ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस क्या कर रहा है? द सेलेक्टिव पैसेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, सॉलिड पार्टिकल नहीं है, क्या है? सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होगा, ध्यान रखना, तुम लोगों ने उल्टा सीधा याद कर लिया होगा, कॉन्सेंट्रेशन टू डाइल्यूट कह रहे होगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्यूशन सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, किसमें? डाइल्यूट सॉल्यूशन में। तो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन उसी कहते हैं इसमें सॉल्यूट कम हो, है ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट टुवर्ड्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो इस ऑस्मोसिस को रोक देता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉयल्स वॉन्ट ऑफ लॉ क्या कहता है कि पाई प्रोपोर्शनल सी है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी कॉन्सेंट्रेशन है। चार्ल्स लॉ कहता है पाई प्रोपोर्शनल टी, तो पाई प्रोपोर्शनल सी टी हो गया, तो पाई इक्वल्स टू सी आर टी लिख दिया, जहाँ पे आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसे सॉल्यूशन कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है? इट इज वैलिड ओनली फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। Solute association and dissociation should not be there. If the solution is highly concentrated or the temperature is very high, then this equation is not truly valid. आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होते हैं जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। और आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, उन्हें हम आइसोटोन्स कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन नहीं कहते हैं। ठीक, अब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं? हाइपोटोनिक मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कम है यानी कॉन्सेंट्रेशन भी कम है, और
हाइपरटोनिक मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होता है। अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट ना करे, डिसोसिएट ना करे, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, ठीक। तो तीन केस हो सकते हैं, या तो एसोसिएट करे या डिसोसिएट करे या कोई भी काम ना करे। तो जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर जाएंगे, इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज करती है। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी जो एक्चुअल है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिंस द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास तो ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर आई कैन लिख सकते हैं नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन का केस करते हैं, हम लोगों ने अभी केमिकल इक्विलिब्रियम में किया, सेम बिल्कुल यही कि एन ए से ए एन बन गया। तो अगर हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा मान लें तो 1 माइनस अल्फा होगा तो अल्फा बाई एन होगा, तो आई की वैल्यू सीधे लिख देंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर हम ए एन से एन ए बना रहे हैं तो 1 माइनस अल्फा और एन अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सब में क्या करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज में यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से लेके ऑस्मोटिक प्रेशर तक सब में आई का मल्टीप्लाई कर देंगे और सवाल को लगाएंगे। अब एक एपरेटस बचता है ओस्टवर्ड्स वॉकर एपरेटस। ये क्यों यूज होता है? इट इज यूज टू मेजर द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की रिलेटिव लोअरिंग यूज करने के। इट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वेपर्स इन द ड्राई एयर। द डिफ्यूजन ऑफ वेपर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना मेरी बात, अब इस चित्र को देख लोगे आधी बात ऐसी समझ में आ जाएगी। हमने क्या किया कि यहाँ से ड्राई एयर को पास किया, ठीक है। ड्राई एयर को पास किया तो सोल्यूशन से क्या होगा, जो वेपर्स होंगे वो ड्राई एयर को लोड कर देंगे थोड़ा सा, तो जो सोल्यूशन का वेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ड्राई एयर के जो वेपर्स होंगे वो यहाँ से टिक 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 आगे जाएंगे ऐसे करते हुए। और अब ये लोडेड है विद सॉल्यूशन, ठीक। ये आगे गए और यहां पे जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसा था, वेपर प्रेशर कैसा था, ज्यादा था। तो अभी और फर्दर स्कोप है लोड होने का, तो ये और लोड होगा यहां से, जितना लोड होके यहां पे आए। अब ये किससे लोडेड विद सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन। तो कुछ सॉल्यूट का मास कम हुआ, सॉल्यूशन का मास कम हुआ होगा, कुछ सॉल्वेंट का मास कम हुआ होगा। और हमने यहाँ पे एक डेसिकेटर लगा दिया, यानी कि हम CaCl2 की U-ट्यूब रख दी। तो इसमें जो भी मास है वो CaCl2 क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि जो उड़ रहा था वो पानी था, एक्वा सोल्यूशन लिया था। तो सिंपल है कि जो लॉस इन मास है वो गेन इन मास के बराबर होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पे ये एपरेटस काम करता है। तो हमने इसे लिख लिया कि लेट द लॉस इन मास ऑफ सोल्यूशन इज W एंड द सॉल्वेंट इज W प्राइम, ठीक। तो गेन इन मास ऑफ एयर कितना हो गया, W प्लस W प्राइम। गेन इन मास ऑफ ड्राइंग एजेंट कितना हो गया, W प्लस W प्राइम हो गया। नाउ लेट अस अज्यूम दैट द वेपर्स हैव आइडियल बिहेवियर। तो PV को स्ट्रैटी करते हैं तो W की वैल्यू आ जाएगी PVm/RT। तो लॉस ऑफ मास इन सोल्यूशन क्या हो जाएगा, P ऑफ सोल्यूशन इंटू Vm/RT। लॉस ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा P नॉट ऑफ सॉल्वेंट माइनस P ऑफ सोल्यूशन। भाई सोल्यूशन का कुछ पहले से लेके आ रहा है तो प्रेशर अब क्या कर पाएगा, कम कर पाएगा, Vm/RT कर दिया। गेन इन मास कितना हो गया, गेन इन मास हो गया, दोनों को ऐड कर दें नंबर्स को, ठीक। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, P सॉल्वेंट इंटू Vm/RT। तो P सॉल्वेंट माइनस P सोल्यूशन अपॉन P सॉल्वेंट का मतलब हुआ गेन लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन गेन इन मास ऑफ ड्राइंग एजेंट, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस पे एक सवाल लगा लेते हैं। कह रहा है द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर ए बाइनरी सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड इफ XA एंड YA आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड एंड वेपर फेज रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ XA विच फॉर विच YA माइनस XA हैज ए मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैंने इसे वेरिएबल्स में ही सॉल्व करूंगा, तुम इसे चाहो तो वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसे देखते हैं सॉल्व करके कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए। हमें पता है कि PT की वैल्यू किसके बराबर होगी, PT की वैल्यू होगी XA PA0 प्लस XB PB0। हमें YA और YB की वैल्यू निकालनी, तो XB को एलिमिनेट कर देंगे, तो इसे XA PA0 1 माइनस XA PA0 PB0 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा PB0 प्लस XA टाइम्स PA0 माइनस PB0, ठीक। और YA की वैल्यू जो आ जाएगी, YA की वैल्यू होती है PA अपॉन PT। तो ये हो जाएगा XA PA0 डिवाइडेड बाई PB0 प्लस XA टाइम्स
पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें वाई ए माइनस एक्स ए की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो वाई ए माइनस एक्स ए को लिख लें, तो वाई ए माइनस एक्स ए को हम निकाल के डी ओवर डी एक्स ए ले लें, इसे हमें 0 इक्वल टू रख देंगे तो आंसर निकल आएगा। ठीक, तो अगर अब ध्यान से देखना जरा, तो हम इसे वाई ए को यहाँ पे लिख दें डी ओवर डी एक्स ए लिख लें, इज इक्वल्स टू इंटू वाई ए की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स ए पी ए नॉट डिवाइडेड बाय पी बी नॉट प्लस एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इज इक्वल्स टू 1 हो गई। ठीक, अब डिफरेंशिएशन तो हम सबको आता है कि डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो पहले को लिखते हैं डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो हो गया ये माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इक्वल टू आ जाएगा पी बी नॉट प्लस एक्स ए टाइम्स पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट का होल स्क्वायर। ठीक, अब भाई जरा देखना, जरा सॉल्व करते हैं, तो इसे आ जाएगा ये क्या, ये हो जाएगा पी ए नॉट पी बी नॉट प्लस एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट माइनस एक्स ए पी ए नॉट टाइम्स पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। तो इससे तो ये नंबर कट गया, ये आ गया पी बी नॉट प्लस एक्स ए टाइम्स पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इसका होल स्क्वायर। तो अंडर रूट इधर ले लें, तो अंडर रूट ऑफ पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट डिवाइडेड बाय पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इज इक्वल टू आ गया एक्स ए के बराबर। ठीक, अब इसकी वैल्यू उठा के दोबारा कहाँ रख दें, पी टोटल में रख दें। तो पी टोटल कितना था, पी बी नॉट हमें वैल्यू भी निकालनी है, ये तो मैक्सिमम इस पॉइंट पे आया। ये तुम लोग मैथ वाले हो, मैक्सिमम तो जानते ही हो कि जहाँ पे 0 रख के निकाल ली वैल्यू, और उस वैल्यू को दोबारा पी टोटल में डाल देंगे तो मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू भी आ जाएगी। ये था पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट टाइम्स एक्स ए, रखो जरा वैल्यू उठा के, तो ये पी बी नॉट हो गया प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट टाइम्स, अगर तुम अपने आप सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि बड़ी मुश्किल है। एक बिल्कुल बढ़िया सवाल एक बुक में दे रखा है इसका, तो वो भी चाहो तो तुम देख सकते हो। सेम सवाल है, 5th या 6th क्वेश्चन है लिक्विड सोल्यूशन का। इसे अगर हम कैंसिल कर दें यहाँ से और पी वी नॉट से पी वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो पी टोटल की वैल्यू शानदार सी अंडर रूट ऑफ पी ए नॉट इंटू पी वी नॉट के बराबर आ जाएगी, और यहाँ पे सवाल हमारा दम तोड़ देगा, खत्म हो जाएगा सवाल। ठीक, इसके बाद एक सवाल बड़ा सा मैंने लिखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ 2 प्योर लिक्विड्स ए एंड बी दैट फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन आर 300 and 800 torr respectively at temperature T. A mixture of vapors of A and B for which the mole fraction of A is 0.25 is slowly compressed at temperature T. Calculate the composition of first drop of the condensate. The total pressure of the drop in the is formed the composition of the solution whose normal boiling point is T and the इसमें 5 सवाल है। इस सवाल को अपने आप लगाना, जगह छोड़ दो। नहीं लगा पाओ तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे से आंसर नहीं आ रहा। चाहो तो मैं आंसर भी बता सकता हूँ, इसके आंसर बताने में कोई मेरे को तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप अटेम्प्ट करो। अपने आप अटेम्प्ट करके नहीं लगे तो फिर मैं तो सोल्यूशन डाल ही देता हूँ यार, टेलीग्राम पे तो मैं डाल ही दूंगा ना सोल्यूशन, तो टेलीग्राम पे देता हूँ उसका सोल्यूशन। ठीक, अब बात करते हैं कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स की। कंडेंसेशन ऑफ वेपर हमें डिस्टिलेशन करवाना है, तो मान लिया कि हमने क्या किया कि एक डिब्बे से वेपर जो निकले उन्हें दूसरे वेपर में कंडेंस कराया, दूसरे जो निकले उन्हें तीसरे में कंडेंस कराया, और ऐसे हमें हर डिब्बे का अलग अलग कंपोजिशन बताना है। ठीक, तो ऐसे हम 3-4 डिब्बे या जीपी में डिब्बे लगा सकते हैं, लगातार लगाते हैं डिब्बे, तो उसमें ऐसा हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया एक्स ए और वाई ए, एक्स ए और एक्स बी ले लिया, पी ए नॉट और पी बी नॉट ले लिया। ठीक, वाई ए और वाई बी ले लिया, तो पी टी की वैल्यू पी टी इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट इंटू एक्स बी पी बी नॉट हो गई, वाई ए की वैल्यू एक्स ए पी ए नॉट अपॉन पी टी हो गई, और वाई बी की वैल्यू एक्स बी नॉट अपॉन पी टी हो गई। ठीक, अब जब इन वेपर्स को कंडेंस कराया तो जो लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर आया वो वाई ए और वाई बी आया।
तो पीटी नॉट की वैल्यू, पीटी प्राइम की वैल्यू कितनी होगी, वाई ए पी ए नॉट प्लस वाई बी पी वी नॉट। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो वेपर प्रेशर जेड में आएगा, वाई ए पी ए नॉट अपॉन पी टी प्राइम और जेड बी। इस तरह से आगे बढ़ोगे तो आगे भी इसे कराया जा सकता है। अब बात आती है एजियोट्रोप की। लास्ट पॉइंट हमारा डिस्कशन का ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है। एजियोट्रोप क्या होते हैं, दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। एजियोट्रोप दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो हम लोगों को जब प्रैक्टिकल करते हैं लिक्विड्स को सेपरेट करने पे, तो हम ये पूरा ध्यान रखते हैं कि एजियोट्रोप ना बनने पाए, है ना। अगर एजियोट्रोप बन गया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हम अलग अलग सोल्यूशन को डिस्टिलेट नहीं कर सकते, और एजियोट्रोप केवल नॉन आइडियल सोल्यूशन ही बनाते हैं, आइडियल सोल्यूशन नहीं बनाता है, ठीक। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होगा, एट ए सर्टेन कंपोजिशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोजिशन मिक्सचर विल बी लोअर देन दैट ऑफ प्योर सोल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट, ठीक, दोनों से कम हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा वो मिनिमम होगा, उस टाइम पे प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक। दो सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और जो सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस की। टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक, डिलिक्विसेंट और एफ्लोरेसेंट। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर को रीडली अट्रैक्ट करते हैं और सरफेस फिनोमेना करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, वाटर को, जैसे हनी, ग्लिसरीन, एथेनॉल, मेथेनॉल, H2SO4। डिलिक्विसेंट क्या होता है, डिलिक्विसेंट वो होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब तो करते हैं और तब तक वाटर एब्जॉर्ब करते हैं जब तक उनकी स्टेट चेंज ना हो जाती, बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे नमक ले लो, तब तक पानी एब्जॉर्ब करेगा जब तक बिल्कुल सोल्यूशन में ना बन जाए। NaOH भी ऐसे ही होता है, NH4Cl भी होता है। और एफ्लोरेसेंट वो होते हैं कि विच हैज वाटर एसोसिएटेड विद इट, विच व्हेन एक्सपोज टू एयर लूजेस वाटर थ्रू इवेपोरेशन, ठीक। तो जैसे सोडियम कार्बोनेट, मतलब जैसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक। अगर हम वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम बनाए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे भी देख ही लो यार। 50 मिनट तो लगभग लग ही जाएंगे, 2-3 मिनट लगेंगे इसमें भी। तो हमने क्या किया कि हमने ए लिक्विड से एक गैस बनाया, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, ऊपर प्रेशर कम है, ठीक। जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होगा, ओनली लिक्विड प्रेजेंट होगा, क्योंकि प्रेशर कम कर दिया तो कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा और सारा लिक्विड बन जाएगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ओनली वेपर्स विल बी प्रेजेंट। और पी एक्सटर्नल क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, बोथ लिक्विड्स, और जब इक्वल हो जाएगा पी एक्सटर्नल और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे। तो ये ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया, इसे थोड़ा सा छोटा करके देख लेते हैं, ठीक। तो ये लाइन हमारी है पी टोटल वाली, ये लाइन कौन सी है, पी टोटल वाली। और इस लाइन पे अब हमें चेक करना है कि कौन कौन एग्जिस्ट करेगा। इसके नीचे कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर है, लो पे प्रेशर है तो वेपर है। इसके ऊपर कैसा, हाई प्रेशर तो लिक्विड है। इस पूरी लाइन पे लिक्विड का कंपोजिशन हमें पीटी पता रहेगा कहीं से कहीं तक भी। इस बी पॉइंट पे वेपर कंपोजिशन होगा और ए पॉइंट पे लिक्विड कंपोजिशन होगा, और इन दोनों के बीच में जो लाइन है ए बी लाइन पे, इसमें लिक्विड और वेपर के बीच में हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा। तो ये सिंपल सवाल कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन इनकेस अगर आ जाए तो तुम बता पाओगे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने लिक्विड सोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सारे मेजर पोर्शन हमने कवर कर लिए, अच्छे से रिवाइज कर लो, आराम से पेपर में जाके सवाल लगाना। PYQs के लिए यार थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, शायद मैं रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ, थक जा रहा हूँ बहुत, देख रहे हो, इसीलिए रात में वीडियो आ रहे हैं ना। थोड़ी टेक्निकल ग्लिच भी थी तो ये वीडियो लेट आया। ध्यान ये रखना है कि वो वाला वीडियो देख लेना है जो कल पब्लिश होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। 50 मिनट हो ही गए लगभग, तो काफ़ी है इतना चैप्टर के लिए। अगला चैप्टर जो होगा वो केमिकल काइनेटिक्स होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।